हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जंक्शन। आज हम लोग ठोस अवस्था में एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जो है एकक कोष्ठिका के प्राचल। पिछले क्लास में हमने एकक कोष्ठिका और क्रिस्टल जालक के बारे में स्टडी कर लिया है और हमने ये भी जाना था कि एकक कोष्ठिका के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना। जैसे एकक कोष्ठिका के 4 प्रकार होते हैं। आद्य एकक कोष्ठिका, इसके बाद था अंत एकक कोष्ठिका, फलक एकक कोष्ठिका और अंतः एकक कोष्ठिका। ठीक, ये 4 तरह की एकक कोष्ठिकाएं थी अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर। ठीक, अब हम लोग आगे एक नया टॉपिक देखेंगे, एकक कोष्ठिका के प्रकार उनके प्राचलों के आधार पर। प्राचल या इन्हीं को पैरामीटर भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो पैरामीटर के आधार पर एकक कोष्ठिका के कितने प्रकार होते हैं वो हम लोगों को आगे पढ़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एकक कोष्ठिका के प्राचल किन्हें कहे जाते हैं। ठीक है ना। एकक कोष्ठिका के प्राचल क्या है, तो देखिए, प्रत्येक एकक कोष्ठिका में 8 कोने, 3 कोर तथा तीनों कोरों के मध्य 3 कोण उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। अगर एक्सियल पोजीशन की बात किया जाए, ठीक ना, अक्षीय स्थिति पर, तो प्रत्येक एकक कोष्ठिका में 3 कोर और उनके मध्य 3 कोण उपस्थित होते हैं। इन्हीं 3 कोरों और कोणों को ही हम लोग क्या बोला जाता है, एकक कोष्ठिका के प्राचल कहा जाता है। ठीक, जैसे देख सकते हैं, तीनों कोरों की अक्षीय लंबाई को क्रमशः ए बी सी से व्यक्त किया जाता है और उनके अक्षीय कोणों को अल्फा बीटा गामा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, यही 6 क्या हैं, एकक कोष्ठिका के प्राचल या पैरामीटर है। ठीक है ना। जैसे देखिए, अगर ये आपका एक एकक कोष्ठिका है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो एक्स अक्ष पर जो उस एकक कोष्ठिका की लंबाई है, यानी कि ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, ये ए है। उसके बाद ये वाई एक्सिस पर जो लेंथ है, लंबाई इसकी, वो क्या है, बी। ठीक है। और ये जेड एक्सिस पर जो उसकी लेंथ है, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब देखिए अल्फा बीटा गामा, तो ए के जस्ट सामने वाले एंगल को, ठीक है ना, ये ए है, ए के जस्ट सामने वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। ठीक, यानी बी और सी के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा। ठीक, उसके बाद है बी के जस्ट सामने वाले एंगल को क्या बोला जाता है, बीटा। ठीक है ना, ये बी है, बी के जस्ट सामने कौन सा एंगल बन रहा है, बीटा। ठीक, और यानी कि ए और सी के बीच बनने वाले एंगल को क्या कहा जाता है, बीटा कहा जाता है। ठीक, उसके बाद है सी, तो सी के जस्ट सामने वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं गामा। ठीक है ना, ये सी है, सी के जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा होगा, गामा। ठीक, तो यही एकक कोष्ठिका की प्राचल है, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा। ठीक, उसके बाद आगे है क्रिस्टल समूह। क्रिस्टल समूह क्या है, जैसे हमने आपको बताया कि एकक कोष्ठिका के प्राचलों के आधार पर एकक कोष्ठिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, उन्हीं को हम लोग क्रिस्टल समूह बोलते हैं। जैसे देखिए, एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटरों ए बी सी व अल्फा बीटा गामा के आधार पर 7 प्रकार की आद्य एकक कोष्ठिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल समूह बोलते हैं। तो देखिए कौन कौन सी हैं 7। पहला होता है घनीय यानी कि क्यूबिक। दूसरा होता है द्विसमलंबाक्ष अर्थात चतुष्कोणीय, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रागोनल। फिर है विषमलंबाक्ष ऑर्थोरोम्बिक। फिर है एक नताक्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्लिनिक। त्रिनताक्ष यानी ट्राइक्लिनिक। षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल। और त्रिसमनताक्ष या त्रिकोणीय, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल। ठीक है ना, तो ये टोटल 7 तरह के क्रिस्टल समूह पाए जाते हैं।
ठीक है ना। 7 प्रकार की यादृच्छिक एकक कोशिकाएं, इनको क्रिस्टल समूह भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक एक करके आपको हम बताएंगे कि ये क्रिस्टल निकाय कैसे होते हैं और उनमें इनके अक्षीय लक्षण यानी एक्सियल लेंथ और अक्षीय कोण वो किस प्रकार होते हैं। ठीक, तो पहला नंबर है आपका घनीय। घनीय आपको पता भी होगा, हमने आगे जितने भी बनाए हैं सब एक घनीय एकक कोशिका ही थी। ठीक, जैसे देखिए तो इसमें अक्षीय लक्षण क्या होता है, घनीय एकक कोशिका में तीनों की तीनों लंबाइयां एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती हैं, यानी A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और इसके सभी अक्षीय कोण भी बराबर होते हैं, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, ये होता है घनीय में। इनके आप एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा है, देख सकते हैं। जैसे घनीय एकक कोशिका में NaCl, KCl, CaF2, ZnS, ये सब क्या है, घनीय एकक कोशिका के उदाहरण है। ठीक, उसके बाद अगला है द्विसमलंबाक्ष यानी कि टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में हम लोग देख सकते हैं, इसमें अक्षीय लंबाई क्या होती है। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, अक्षीय कोणों को स्टिल उसी तरह रहने देते हैं और अक्षीय लंबाई को क्या कराएंगे, वेरी कराएंगे, चेंज करेंगे। तो देखिए अक्षीय लंबाई में ये है आपका A और B तो आपस में बराबर होगा, बट C इज नॉट इज इक्वल टू, ठीक है ना, A इज इक्वल टू B इज नॉट इज इक्वल टू C। ठीक है, A और B आपस में बराबर होंगे पर C बराबर नहीं होगा। और अक्षीय कोणों में क्या होगा, अक्षीय कोणों में सारे एंगल जो है कि आपस में बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष में क्या होगा, उनकी कोई भी अक्षीय लंबाइयां बराबर नहीं होंगी, यानी कि A इज नॉट इज इक्वल टू B इज नॉट इज इक्वल टू C। ठीक, जबकि सारे अक्षीय कोण आपस में बराबर होंगे, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल आप पीछे देख सकते हैं, हमने सब लिखा है। ठीक है, बेरियम सल्फेट हो गया, लेड कार्बोनेट हो गया, ठीक है ना, पोटेशियम सल्फेट हो गया, ये क्या है, विषम लंबाक्ष के उदाहरण है। ठीक, उसके बाद है एक नताक्ष। एक नताक्ष का मतलब है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, देखिए तो इसमें हमने इसको वेरी करा लिया, अब हम एंगल को चेंज करेंगे। ठीक ना, तो एंगल्स में देखिए क्या होगा, A इज नॉट इज इक्वल टू B इज नॉट इज इक्वल टू C, और इसमें देखिए क्या होगा, अल्फा और गामा तो एक दूसरे के बराबर होंगे, अल्फा इज इक्वल टू गामा, और ये कितना होगा 90 डिग्री। अल्फा और गामा 90 डिग्री होगा, बट बीटा इज नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा और गामा एक दूसरे के बराबर होंगे जो कि 90 डिग्री के होंगे, बट बीटा जो है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। ये होगा एक नताक्ष में। ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका त्रिनताक्ष यानी कि ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या होगा, तो इसमें भी कोई अक्षीय लंबाई आपस में बराबर नहीं होगी, यानी कि A इज नॉट इज इक्वल टू B इज नॉट इज इक्वल टू C, और अल्फा इज नॉट इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इज इक्वल टू गामा इज नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी इसमें कुछ भी बराबर नहीं होगा, सब कुछ अलग होगा। ठीक है ना, न तो अक्षीय लंबाइयां आपस में बराबर होंगी और न ही अक्षीय कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है हेक्सागोनल यानी षटकोणीय। तो षटकोणीय में क्या होगा, देखिए A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B बट नॉट इज इक्वल टू C। ठीक है ना, और यहाँ पे
अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है ना। तो ये है आपका हेक्सागोनल षटकोणी। उसके बाद है रोम्बोहेड्रल या त्रिसमनताक्ष। तो त्रिसमनताक्ष में क्या होगा, अक्षीय लंबाइयाँ तो सभी आपस में बराबर होंगी, यानी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और अक्षीय कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बट नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे। ठीक है ना। तो ये थे आपके क्रिस्टल निकाय और उनके कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे देख सकते हैं आप त्रिसमनताक्ष का यहाँ पे क्वार्ट्ज है, कैल्साइट है, सिनेबार है। ठीक है ना। षटकोणी का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ग्रेफाइट हो जाएगा, AgI, SiC। ठीक है ना। त्रिसमनताक्ष के एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है। तो ये हो गए आपके क्रिस्टल निकाय और उनके एग्जाम्पल। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है संभावित एकक कोशिकाएं एवं उनकी संख्या। ठीक है ना। जैसे देखिए, अगर इस बेस पे देखा जाए तो 7 तरह के क्रिस्टल निकाय पॉसिबल हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, 7 तरह के क्रिस्टल निकाय पॉसिबल हैं, और एक एकक कोशिका जो है 4 प्रकार से अवयवी कणों की संख्या के आधार पर, स्थिति के आधार पर 4 प्रकार की कोशिकाएं बन सकती हैं। तो 7 एक का 4, तो यानी 7 चौक 28, टोटल 28 एकक कोशिकाएं बन सकती थी। ठीक है ना। बट प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि ये एकक कोशिकाएं 28 न बनकर केवल कितनी बन रही हैं, 14। ठीक है ना। जैसे देखिए, संभावित एकक कोशिकाएं, यहाँ पे संभावित लिखा है, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि सभी एकक कोशिकाएं चारों प्रकार की स्थिति पॉसिबल नहीं है उनमें। ठीक है ना। जैसे सन 1848 में 1848 में एक मैथमेटिशियन थे, ऑगस्ट ब्रावेज। ठीक है ना। उन्होंने प्रैक्टिकली ऐसा देखा कि सभी एकक कोशिकाएं में सबकी पोजीशन चारों पे नहीं होती है। जैसे देखिए, यहाँ पे हमने आपको दिखाया है सब क्रिस्टल जालक में घनीय में कौन कौन सी एकक कोशिकाएं पाई जाती हैं, आद्य, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित। इनमें अंत केंद्रित एकक कोशिकाएं पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनमें त्रिविम जालकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, केवल और केवल 3, न कि 4। ठीक। फिर है द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष में आद्य और अंतः केंद्रित, न तो इनमें फलक केंद्रित होता है और न ही अंत केंद्रित, यानी यहाँ पे त्रिविम जालकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ठीक। फिर है विषमलंबाक्ष। विषमलंबाक्ष, इसमें चारों तरह की पॉसिबल है, आद्य एकक कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, अंतः एकक कोशिकाएं भी, फलक केंद्रित और अंत केंद्रित। ठीक है ना। यानी कि इनमें हो जाएगा 4। ठीक। फिर है एक नताक्ष। एक नताक्ष में आद्य एकक कोशिकाएं पाई जाती हैं, अंत केंद्रित एकक कोशिकाएं पाई जाती हैं, न तो अंतः पाई जाती है और न ही फलक केंद्रित। तो इनमें 2। ठीक। षटकोणीय में आद्य एकक कोशिका पाई जाती है, परंतु वो मिश्रित होती है। ठीक है ना। उसको अभी हम आप लोग को बताएंगे कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। ये स्पेशल होती हैं। ठीक। इसलिए हमने यहाँ पे मिश्रित लिख दिया। तो ये 1। फिर है त्रिसमनताक्ष में आद्य एकक कोशिकाएं पाई जाती हैं केवल, तो ये हो गया 1। फिर है त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष में भी केवल एक प्रकार की एकक कोशिका पाई जाती है। तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे 3, 2,
5, 5, 4, 9, 9, 2, 11 और 3, 14। केवल और केवल 14 तरह की ही एकक कोष्टिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, जबकि उस तरह 28 एकक कोष्टिकाएं हो सकती थी। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। फिर है देखिए षटकोणीय, जो हमने आपको बताया ना कि ये मिश्रित होती हैं। तो मिश्रित में इनका स्ट्रक्चर्स कैसे होता है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए आद्य एकक कोष्टिका होगी, तो आद्य एकक कोष्टिका में आप जानते हैं कि सभी कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होंगे। ठीक है ना। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे सभी कोणों पर यहाँ पे एक एक अवयवी कण रखे गए हैं। ठीक है ना। और इसके बाद इनमें अंतः एकक कोष्टिकाएं भी होती हैं। जैसे देखिए तीन अवयवी कण जो होंगे वो इसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक, और अंत एकक कोष्टिकाएं यानी कि किन्हीं दो अपोजिट फेसेस पे। तो हमने मान लिया कि एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक, तो षटकोणीय एकक कोष्टिका में इस तरह स्ट्रक्चर होता है। अब कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हम देख सकते हैं कि इसमें कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो देखिए जैसे कि आद्य एकक कोष्टिका में अगर हम बात करें आद्य एकक कोष्टिका के लिए, तो देखिए कितने परमाणु हैं, टोटल कितने कोने हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना। तो ये 12 कोने हैं और 12 कोनों में कितने का कंट्रीब्यूशन है अंदर आप देख सकते हैं। जैसे देखिए ये परमाणु एक रखा है, तो इस परमाणु का पूरा भाग इस एकक कोष्टिका के अंदर नहीं आ रहा है। केवल और केवल कितना पार्ट आ रहा है। जैसे आप देखिए यहाँ पे आधे को हम क्या कर देते हैं, पहले यहाँ से आधे को हटा दीजिए। केवल आधे को अगर देखा जाए आप जैसे देखे हैं कि षटकोणीय में एक एंगल कितने का होता है, 120 डिग्री का। ठीक, तो अगर हम ऊपर की बात करें तो ये आपका 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसमें और 120 डिग्री के कितने एंगल बन सकते हैं। तो पूरा संपूर्ण कोण आप जानते हैं 360 होता है। तो ये 120, ये 120 और ये 120, यानी 3 पार्ट इसमें बनेंगे। ठीक है ना, जिसमें से एक पार्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ये आधे का है, ये केवल आधे का। तो पूरे का कितना होगा, आधे का 1/3 पार्ट कर रहा है, यानी पूरे का 1/6 पार्ट। ठीक, यानी कि 12 × 1/6 यानी टोटल आ जाएगा 2। ठीक, ये कोनों के हिसाब से हो गए। ठीक, उसके बाद है अंत एकक कोष्टिका के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 हैं और तीनों में पूरा कंट्रीब्यूशन इनका आएगा, क्योंकि ये बीच में है इनके। तो 3 × 1 = 3। ठीक, और उसके बाद है अंत में देखेंगे तो 2 फलक पर हैं, 2 फेसेस पे, और इनका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, केवल और केवल आधा पार्ट इसमें आ रहा है। तो 2 × 1/2 यानी कि 1, यानी टोटल इनमें परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 2 5 और 1 6, यानी 6 परमाणु इसमें मौजूद होंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। घनीय एकक कोष्टिका की कोर तथा अवयवी कण की त्रिज्या में संबंध, ये हमारा टॉपिक है। घनीय एकक कोष्टिका की कोर और अवयवी कण की त्रिज्या में संबंध। जैसे देखिए घनीय एकक कोष्टिका की कोर को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं और अवयवी कण की त्रिज्या को
स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोगों को ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना है। एक एक करके देखते हैं। पहला नंबर है सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए। तो सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए ए और आर में क्या रिलेशन आएगा, तो यहाँ पे हमने पिक्चर दिखाया है, आप देख सकते हैं। ये ऊपर वाले पार्ट को, इस ऊपर वाले पार्ट को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये आपके अवयवी कण हैं और अवयवी कण एक दूसरे के पास पास हैं, समीप सटे हुए। तो आप देख सकते हैं ये आपके कोर की लंबाई है, यानी कि स्मॉल ए, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या हम बोल सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, आपके अवयवी कण की त्रिज्या। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये आर और ये आर, ठीक है ना, आर आर। तो आर प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ए। यानी यहाँ से क्या पता चला, आर प्लस आर इज इक्वल टू ए, यानी कि 2r इज इक्वल टू ए, यानी r इज इक्वल टू a/2, ठीक है ना। तो ये हमारा रिलेशन है किसके किसके बीच में, r और a के बीच में। एकक कोष्टिका की कोर और अवयवी कण की त्रिज्या में ये संबंध है, किसके लिए, सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए, ठीक है ना। उसके बाद अगला टॉपिक है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका के लिए, ठीक। तो पीछे हमने देखा सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए कोर और अवयवी कण की त्रिज्या में संबंध, जो कि कितना आया है, r इज इक्वल टू a/2। यहाँ पे हम देखते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका के लिए। तो देखिए इस ऊपर वाले पिक्चर को, इस पार्ट को हमने यहाँ पे आपको बना के रिप्रेजेंट किया है। देखिए, जैसे देखिए ये लेंथ कितनी है, a, इसको हमने यहाँ पे दिखा दिया AB, ठीक। और ये लेंथ भी कितनी है, A, इसको हमने दिखा दिया है BC, और ये आपका है AC। तो आप देख सकते हैं इसमें ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं घन के सभी कोण कितने एंगल के, कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो ये 90 डिग्री, ठीक है ना। देखिए ये आपका अवयवी कणों की त्रिज्या, ये हो जाएगा स्मॉल r, और ये पूरा आ रहा है तो ये हो जाएगा 2r, और ये स्मॉल r, यानी r प्लस 2r प्लस r, ये हो जाएगी AC की लेंथ, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम लगा दें पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है ना। 90 के सामने यही है, तो ये AC का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए AC का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, r प्लस 2r प्लस r, यानी हो जाएगा टोटल 4r का स्क्वायर, ठीक। और ये AB का स्क्वायर है आपका, AB का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर। तो ये 4r स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक। अगर हम इस स्क्वायर को बाहर करते हैं तो हो जाएगा 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू √2a का स्क्वायर। दोनों साइड से स्क्वायर हटा देंगे अगर, तो हो जाएगा 4r इज इक्वल टू √2a, यानी r इज इक्वल टू √2a अपॉन 4। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका के लिए। आप आसानी से ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे ये ऊपर का जो फेस है, ये फलक क्या होगी, एक वर्ग है, और वर्ग का विकर्ण आप जानते हैं ये क्या है, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग के विकर्ण का फार्मूला आप जानते हैं a√2 होता है, ठीक। तो आप वहां से भी देख सकते हैं AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
ए अंडर रूट 2। तो आर प्लस 2r प्लस आर इज इक्वल टू ए अंडर रूट 2, ठीक है ना, क्योंकि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ए अंडर रूट 2। तो इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4r इज इक्वल टू ए अंडर रूट 2, यानी r इज इक्वल टू अंडर रूट 2 a अपॉन 4। देखिए वही चीज आया, ठीक है ना। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर दीजिए, या अगर आपको वर्ग का विकर्ण पता है तो आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका के लिए कोर और त्रिज्या में संबंध, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको हमने लिया है, जैसे देखिए ये परमाणु है, एक ये परमाणु है, एक ये और एक ये, इसको हमने लिया है, ठीक। अंत केंद्रित में आप जानते हैं कि परमाणु जो एक अवयवी कण होगा वो इसके बीच में होगा, जो कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और इसको हमने सेपरेटली यहाँ पे पिक्चर में ले लिया है, ठीक है ना। इस चीज को हमने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, स्मॉल r, और ये पूरा आ रहा है तो ये हो जाएगा 2 और इसका आधा यानी कि ये हो जाएगा r, और ये आपकी लेंथ है, ठीक है, इस क्यूब की, जो कि हमने माना है स्मॉल a, ठीक। और इसके बाद ये चीज देखिए, तो ये क्या है, ये इस फेस के लिए, इस फलक के लिए क्या है, इस वर्ग का विकर्ण है, ठीक है ना, इस नीचे वाले वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, a अंडर रूट 2, यानी कि ये हो गया a, ये हो गया a अंडर रूट 2, और ये है r प्लस 2r प्लस r, यानी सबको हम अगर देखें टोटल तो। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये आपका एंगल जो बन रहा है ये है 90 डिग्री, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको हम प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, r प्लस 2r प्लस r इज इक्वल टू 4r, ठीक। ये हो गया आपका 4r। तो इसमें हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, इसको अगर हम मान लेते हैं, ये हो जाएगा a, ये है b और ये c। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ac का स्क्वायर इज इक्वल टू ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ac का स्क्वायर यानी कि 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू ab का स्क्वायर यानी कि a अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4r का स्क्वायर रहने देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका a अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, यानी 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस a यानी कि 3a का स्क्वायर, ठीक। अगर हम इसको देखें इधर तो हो जाएगा 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर, ठीक। दोनों साइड से अगर स्क्वायर हटा देंगे तो हो जाएगा 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a, यानी r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3a बाई 4, ठीक। तो ये हो गया आपका अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका के लिए अवयवी कण की त्रिज्या और कोर में संबंध, ठीक है ना। r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a अपॉन 4, ठीक। तो जैसे हम देखेंगे कि क्या क्या आया है, पहला
अगर सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए हम देखें तो R इज इक्वल टू आएगा R=a/2, और अगर फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका के लिए देखा जाए तो R=√2a/4, और अगर अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका के लिए देखा जाए तो R= कितना आ रहा है, √3a/4। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।